हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2026, जिसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास 1200 से 1740 ईस्वी। पेपर कोड है HI03। पेपर कोड है HI03। हिस्ट्री का एग्ज़ाम है जो अभी होंगे। ये सेकेंड क्लास है, एक क्लास हमने पीछे ले चुके हैं, वो भी देख लेना। ये दूसरी क्लास है HI03 की। इसमें खंड 3 होते हैं, ए, बे और से, जिसमें हम पहले ए खंड पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस भी को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। वीडियो चला के लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। किसने परिसीमिति कीजिए। परिसीमिति का अर्थ किसी क्षेत्र, राज्य या सीमा का निर्धारण करना है। इतिहास में इसका प्रयोग राज्यों की सीमा निश्चित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और बुक्काराय प्रथम ने विद्यारण्य स्वामी के मार्गदर्शन में की थी। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा किसने लिखा। बाबरनामा की रचना जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला क्या क्वेश्चन है, टांका क्या है। टंका क्या है। तो टंका मध्यकालीन भारत में प्रचलित चांदी का सिक्का था, जिसका उपयोग विशेष रूप से दिल्ली संतुलन के समय में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के दो इतिहासकारों के नाम लिखिए। तो उत्तर है जयुद्दीन बरनी और अब्दुल फजल। अगला क्वेश्चन है, दो मुस्लिम स्मारकों के नाम लिखिए। कुतुब मीनार। इस स्मारक का नाम है कुतुब मीनार, ताजमहल। दो मुस्लिम है स्मारक, कुतुब मीनार और ताजमहल। अगला क्वेश्चन है, जजिया को परिभाषित कीजिए। जजिया ये कर था जो मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम प्रजा के सुरक्षा के बदले लिया जाता था। जजिया कर था जो मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम प्रजा के सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। अगला खंड है वे लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो उत्तर है विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्काराय प्रथम ने विद्यारण्य स्वामी के मार्गदर्शन में की थी। इसकी राजधानी विजयनगर वर्तमान हम्पी कर्नाटक थी। इस साम्राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखना था, हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा करना तथा विजयनगर साम्राज्य के 4 प्रमुख राजवंशों शाउल, तुलु और अरुदु द्वारा शासित हुआ। इसमें तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय का शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्हें राज्य की सीमा का विस्तार किया। बहमनी शासकों उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित किया और इस साम्राज्य में कृषि, व्यापार, उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ। विदेशी व्यापार अरब, फ्रांस, चीन, यूरोपीय देशों में से होता है। हम्पी एक समृद्ध व्यापारी नगर था। साहित्य, संगीत, चित्रकला, स्थापत्य कला को विशेष संरक्षण मिला। अनेक भव्य मंदिरों, महलों और मंडपों का निर्माण कराया गया।
1565 में तालीकोटा के युद्ध में दक्कन के मुस्लिम राज्यों के संयुक्त रूप से विजयनगर को पराजित किया, जिससे इसका पतन आरंभ हो गया। इसके बावजूद विजयनगर साम्राज्य के भारतीय इतिहास में अपने संस्कृति समृद्धि, प्रशासनिक व्यवस्था तथा कला संरक्षण के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक में कर प्रणाली पर एक लेख लिखिए। मुस्लिम शासक में एक कर प्रणाली पर एक लेख लिखिए। तो मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासकों की आय का मुख्य स्रोत कर प्रणाली थी। करों से प्राप्त धन का उपयोग सेना, प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण तथा राज्य संचालन में किया जाता था। कर व्यवस्था सुव्यवस्थित तथा विभिन्न प्रकार से की थी। खराज भूमि पर लगाया जाने वाला प्रमुख कर यह किसानों से उनकी उपज के आधार पर लिया जाता था। उस पर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जिज्या गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाने वाला कर था, जिसके बदले में उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती थी। ताकत मुसलमानों द्वारा धार्मिक कर्तव्य के रूप में दिया जाने वाला कर था। इसका उपयोग गरीबों के जरूरतों की सहायता के लिए किया जाता था। खुम्स युद्ध में प्राप्त धन का 5वां भाग था, जो शाही खजाने में जमा किया जाता। इसके अतिरिक्त व्यापारी कर, सीमा शुल्क, बाजार कर भी वसूले जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप कराकर कर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया। शेरशाह सूरी ने भी भूमि मापन के आधार पर कर निर्धारण किया। इसके बाद अकबर और अधिक व्यवस्थित बनाया। अकबर ने शासनकाल में टोडरमल द्वारा लागू दहशाला प्रणाली अत्यंत सफल रही और मुस्लिम काल की कर प्रणाली ने राज्य का आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। यदि कुछ करों के कारण किसानों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ा, फिर भी प्रशासनिक दृष्टि से यह व्यवस्था मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि गिनी जाती है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी भारत के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की नीति का वर्णन कीजिए। उत्तरी भारत के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की नीति का वर्णन कीजिए। उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसकी नीति का प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना अधिकार स्थापित करना, एक सशक्त और सुरक्षित साम्राज्य का निर्माण करना था। उसने अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा किया। उसने सबसे पहले गुजरात पर विजय प्राप्त की और वहाँ की अपार संपत्ति पर अधिकार किया। इसके बाद रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, जालौर और सिवाना जैसे प्रमुख राज्यों को जीतकर उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चित्तौड़ विजय उसके शासन की संपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। अलाउद्दीन में मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए सीमा की सुरक्षा मजबूत की तथा एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया। सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था। सेना को सख्त बनाए रखने के लिए उसने बाजार नियंत्रण नीति लागू की, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम रही। सैनिकों का जीवन आसान बना। उसने अमीरों और सामंतों की शक्ति कम करने के लिए कठोर कानून बनाए। विद्रोह को शक्ति से दबाया। गुप्तचर विभाग को भी मजबूत किया गया। अलाउद्दीन की नीति परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ। प्रशासन मजबूत बना। उत्तरी भारत में राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुई। इसलिए उसे मध्यकालीन भारत का एक सफल विजेता कुशल प्रशासन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है खानवा युद्ध के कारणों और परिणाम का वर्णन कीजिए। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध 15 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा के निकट खानवा नामक स्थान पर मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के वीर शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया।
यह मध्यकालीन भारत एक अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध था क्योंकि उसने भारत की राजनीतिक दिशा बदल दी। युद्ध के कारण है बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध। युद्ध के कारण है बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में स्थायी मुगल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। राणा सांगा स्वयं उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहता था। बाबर को विदेशी आक्रमणी मानता था और बाबर और राणा सांगा के बीच पहले हुए समझौते का पालन नहीं हुआ, जिसने दोनों के संबंध में खराब हो गए। कई अफगान सरदारों के राणा सांगा का साथ दिया। बाबर ने विरोध मोर्चा बनाया। दोनों शासकों के विस्तारवादी नीति के कारण युद्ध अनिवार्य हो गया। युद्ध का परिणाम बाबर ने अपने आधुनिक तोपखाने और सैन्य रणनीति के बल पर राणा सांगा को पराजित कर दिया। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में उनका निधन हो गया। इस विजय से मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। राजपूतों की राजनीतिक शक्ति का बड़ा आघात पहुंचा और बाबर का उत्तर भारत पर अधिकार स्थापित हो गए। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि आधुनिक युद्ध तकनीक और संगठित सेना पुराने युद्ध कौशल से अधिक प्रभावी थी। निष्कर्ष खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास की निर्णायक घटनाओं में से एक था, जिसने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। हालांकि इसने मुगल कालीन स्मारक का मूल्यांकन कीजिए। तो तरह मुगल काल भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल में अनेक भव्य किले, महल, मकबरे, मस्जिद और उद्यान बनाए गए जो आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। मुगल स्थापत्य भारतीय, फ्रांसीसी और मध्य एशियाई कला का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। बाबर ने उद्यान निर्माण की परंपरा शुरू की। हुमायूं के समय हुमायूं का मकबरा बनाया गया, जो भारत का पहला भव्य उद्यान युक्त मकबरा माना जाता है। अकबर ने आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल जैसे भव्य भवनों का निर्माण कराया। इन इमारतों में लाल बलुआ पत्थर का व्यापक उपयोग हुआ। जहांगीर के समय चित्रकला और बागों का विकास हुआ। शाहजहां ने शासनकाल को मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसने ताजमहल, लाल किला, जमा मस्जिद तथा मोती मस्जिद का निर्माण कराया। ताजमहल अपनी सुंदरता, संगमरमर की नक्काशी और जड़ाऊ कला के कारण विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। मुगल स्मारकों की प्रमुख विशेषता विशाल गुंबद, ऊंची मीनारें, सुंदर मेहराबें, संगमरमर का उपयोग, जड़ाऊ कला, नक्काशी और चारबाग शैली हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी कला लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है दीन ए इलाही का स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। इसका उद्देश्य किसी नए धर्म का प्रचार करना नहीं, बल्कि विभिन्न धर्मों के श्रेष्ठ सिद्धांतों का समन्वय स्थापित करना तथा धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। मुख्य विशेषता है सभी धर्मों के प्रति समान धार्मिक सगुणता और भाईचारा पर बल, सत्य, ईमानदारी तथा नैतिक जीवन का समर्थन, मानव सेवा को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया। और अगली विशेषता है पशु हिंसा का विरोध तथा दया की भावना, जाति पाति और धार्मिक कट्टरता का विरोध, सम्राट के प्रति निष्ठा और आज्ञा पालन पर बल, सूर्य तथा अग्नि के प्रति सम्मान की भावना। दीन ए इलाही को बहुत कम लोगों ने स्वीकार किया। अब्दुल फजल और बीरबल इसके प्रमुख अनुयायी में थे। महत्व है इस नीति में विभिन्न धर्मों ने लोगों में आपसी विश्वास बढ़ा, साम्राज्य में शांति स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। नूरजहां, तो उत्तर है नूरजहां मुगल साम्राज्य
जहांगीर की पत्नी मुगल इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिला में से एक थी। उनका वास्तविक नाम मोहर निस्सा था। उनका जन्म 1577 ईस्वी में फ्रांस से भारत आई एक परिवार में हुआ। 1611 ईस्वी में उनका विवाह जहांगीर से हुआ। जिसके बाद उन्हें नूरजहाँ की उपाधि मिली। नूरजहाँ अत्यंत बुद्धिमान, शिक्षित, साहसी, कुशल प्रशासक थी। जहांगीर के शासनकाल में उनका प्रभाव इतना अधिक था कि कई शाही आदेश उनके नाम से जारी किए जाते थे तथा कुछ सिक्कों पर उनका नाम भी अंकित किया गया। उन्होंने प्रशासन, न्याय, साहित्य, चित्रकला, संगीत और स्थापत्य कला का संरक्षण दिया। गरीबों, विधवाओं और अनाथों की सहायता के लिए भी उन्होंने अनेक कार्य किए। वे उत्कृष्ट वस्त्र डिजाइन और आभूषण निर्माण की कला में भी प्रसिद्ध थे। महाबत खान के विद्रोह के समय नूरजहाँ ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। जहांगीर की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया। निष्कर्ष है, नूरजहाँ भारतीय इतिहास में एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने मुगल शासन, कला और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की शिक्षाओं के बारे में लिखिए। उत्तर है, मीराबाई मध्यकालीन भारत की महान कृष्ण भक्त, कवियत्री तथा भक्ति आंदोलन की प्रमुख संत थी। उनका जन्म राजस्थान के मेरठा में हुआ। बचपन से ही उनका मन भगवान श्री कृष्ण की बातें में लगा रहता था। मीराबाई ने अपनी रचना और भजनों के माध्यम से प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का आदेश दिया। उनका मानना था कि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने वाले व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उनके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रेम, भक्ति और सेवा है। मीराबाई ने बाहरी आडंबरों की अपेक्षा आंतरिक शुद्धता और सच्ची श्रद्धा को अधिक महत्व दिया। उनके भजन सरल भाषा में हैं, इसलिए वे जनसाधारण में अत्यंत लोकप्रिय हुए। निष्कर्ष है, मीराबाई की शिक्षा आज भी प्रेम, समानता, भक्ति, मानवता का संदेश देती हैं। उनका योगदान भारतीय भक्ति साहित्य के अमूल्य धरोहर माना जाता है। अगला खंड है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, बायोलॉजी क्लास लाइब्रेरी। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और ये HI03 की क्लास है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की क्लास है, जिसमें भारत के इतिहास है। इनसे पहले एक क्लास हो चुकी, वो भी देख लेना। ये दूसरी क्लास है और पुरानी वाली क्लास भी देख लेना। इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी पर एक लेख लिखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज मध्यकालीन भारत के महानतम वीर शासकों, कुशल प्रशासकों तथा मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर संतलन के प्रमुख सरदार थे। उनकी माता जीजाबाई धार्मिक, साहसी, राष्ट्रभक्त महिला थी। शिवाजी के व्यक्तित्व के निर्माण में माता जीजाबाई तथा उनके गुरु दादाजी कोटदेव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बचपन से ही शिवाजी ने रामायण और महाभारत तथा वीर योद्धा की कथाओं से प्रेरणा लेकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना का संकल्प लिया। उन्होंने युवावस्था में ही तोरण, राजगढ़ तथा अन्य महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिकार कर अपनी शक्ति का विस्तार प्रारंभ कर दिया। शिवाजी के मुख्य उद्देश्य विदेशी शासक से मुक्ति प्राप्त कर हिंदवी स्वराज्य राज्य की स्थापना करना था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और युद्ध कौशल के बल पर बीजापुर तथा मुगल साम्राज्य से दोनों को चुनौती दी। शिवाजी ने पारंपरिक युद्ध पद्धति के स्थान पर छापामार युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध अपनाई। इस युद्ध प्रणाली में वे पहाड़ी क्षेत्रों में
जंगलों तथा दुर्गों का लाभ उठाकर अचानक शत्रु पर आक्रमण करते थे। विजय प्राप्त करने के बाद सुरक्षित स्थान पर लौट जाते थे। इस नीति के कारण उन्हें कहीं अधिक शक्तिशाली सेना से पराजित नहीं कर सकी। शिवाजी ने अपने शासनकाल में अनेक दुर्गों का निर्माण कराया। समुद्री सुरक्षा के लिए एक सर्वश्रेष्ठ नौसेना का गठन किया। उन्होंने सिंधु दुर्ग और विजय दुर्ग जैसे समुद्र किलों का निर्माण कराया तथा पश्चिमी तट की सुरक्षा को मजबूत बनाया। उनकी नौसेना उस समय भारत की सबसे संगठित नौसेनाओं में गिनी जाती थी। शिवाजी ने प्रशासन को अत्यधिक व्यवस्थित बनाया। उन्होंने शासन संचालन के लिए अष्टप्रधान परिषद का गठन किया, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमित, सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव जैसे 8 प्रमुख अधिकारी सम्मिलित थे। इन अधिकारियों की सहायता से शासन सुचारू रूप से चलता था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति को रोकने का प्रयास किया। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई, जिसके बाद शिवाजी आगरा गए, परंतु उन्होंने वहां बंदी बना लिया गया। अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर वे बंदी गृह से निकलने में सफल हुए और पुनः अपने राज्य को संगठित किया। इसके बाद उन्होंने अनेक दुर्गों और क्षेत्रों पर पुनः अधिकार स्थापित किया। 1673 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने प्रशासन, सेना, अर्थव्यवस्था को अधिक दृष्ट बनाया। शिवाजी का निधन 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुआ, किंतु उनका द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य आगे चलकर भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्तियों में से एक बना। शिवाजी केवल एक महान योद्धा नहीं, बल्कि दूरदर्शी शासक, कुशल प्रशासक, राष्ट्र निर्माता, जल कल्याण राजा भी थे। उन्होंने स्वराज्य, न्याय, धार्मिक सगुणता और सुशासन का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वे भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका जीवन साहस, आत्मसम्मान, देशभक्ति और नेतृत्व का प्रेरणादायक उदाहरण है तथा वे आज भी भारत के महानतम राष्ट्रीय नायकों में गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजपूत राज्य पर एक लेख लिखिए। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में राजपूत राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। राजपूत अपने वीरता, स्वाभिमान, देशभक्ति, त्याग और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है। 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य उत्तर पश्चिमी भारत में अनेक शक्तिशाली राजपूतों राज्य का उदय हुआ। प्रमुख राजपूत राज्यों में मेवाड़, आमेर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी, कोटा, जोधपुर, रणथंभौर प्रमुख थे। उन राज्यों पर चौहान, सिसोदिया, राठौर, कछवाहा, परमार, सोलंकी, चंदेल जैसे प्रसिद्ध राजवंशों का शासक था। प्रत्येक राज्य का अपना स्वतंत्र प्रशासन, सेना और संस्कृति थी। राजपूत शासकों ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा और महाराणा प्रताप, राव जोधा, दुर्गादास राठौर जैसे वीर राजपूत शासकों ने विदेशी अतिक्रमणियों का साहसपूर्वक सम्मान किया। विशेष रूप से महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन भर स्वतंत्रता के संघर्ष किया। 1576 में ईस्वी का हल्दी घाटी युद्ध भारतीय इतिहास में राजपूत वीरता का अमर प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार राणा सांगा ने बाबर विरुद्ध खाना का युद्ध लड़कर अपने वीरता का परिचय दिया। राजपूत राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। राजा शासक का सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा उसकी सहायता के लिए मंत्री, सेनापति, पुरोहित और अन्य अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है। न्याय व्यवस्था में धर्म परंपराओं पर आधारित थी। कृषि राज्य की आय का मुख्य स्रोत थी तथा भूमि कर के माध्यम से राजस्व प्राप्त किया जाता था। व्यापार और हस्तशिल्प को भी प्रोत्साहित किया और जिससे आर्थिक समृद्ध नहीं बनी थी। राजपूत शासकों ने कला, साहित्य स्थापित किया और धर्म
को विशेष संरक्षण दिया। उन्होंने अनेक भव्य किले, महल, मंदिर, बावड़ियाँ और झीलों का निर्माण कराया। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, मेहरानगढ़ और जैसलमेर के किले आज भी उनकी स्थापत्य कला और सैन्य कौशल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। संस्कृत, प्राकृत, डिंगल, राजस्थानी साहित्य का भी इस काल में उल्लेखनीय विकास हुआ। संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला को राजा का संरक्षण प्राप्त था। मेवाड़ और मारवाड़ की चित्रकला शैली विश्व भर में प्रसिद्ध है। राजपूत समाज में वीरता, स्वाभिमान, सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। महिला भी साहस और त्याग की प्रतीक थी। रानी पद्मिनी और रानी कर्णावती जैसी वीरगाना के सम्मान की रक्षा के लिए जोहर किया। राजपूता ने के जीवन में धर्म, संस्कृति और परंपराओं का विरोध महत्व था। वे वचन पालना, अतिथि सत्कार और राष्ट्रभक्ति का अपना कर्तव्य मानते थे। यद्यपि राजपूत राज्यों ने अनेक महान उपलब्धि प्राप्त की, फिर भी उन्होंने कुछ कमियां भी थी। विभिन्न राजपूत राज्यों के बीच आपसी संघर्ष, एकता का अभाव था। वे अक्सर अपने स्वार्थों के कारण एक दूसरे से युद्ध करते थे। इसी कमजोरी का लाभ विदेशी आक्रमणियों ने उठाया और धीरे धीरे भारत के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। यदि सभी राजपूत राज्य एकजुट होते तो विदेशी शक्ति के लिए भारत में स्थायी शासन स्थापित करना कठिन हो सकता था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर है, अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान उदार शासक माना जाता था। उसकी धार्मिक नीति मध्यकालीन भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी। अकबर का उद्देश्य केवल साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, बल्कि विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लोगों को एक सूत्र में बांधकर एक मजबूत स्थायी राज्य की स्थापना करना था। उसने यह भी समझ लिया कि भारत जैसे विशाल विविधतापूर्ण देश केवल बल के आधार पर ही शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने धार्मिक सगुणता, समानता तथा सभी धर्म के प्रति सम्मान की नीति अपनाई। उस शासन के प्रारंभिक वर्षों के अकबर पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का प्रभाव था, किंतु समय के साथ उसका दृष्टिकोण अधिक उदार, व्यापक हो जाता गया। उसने हिंदुओं पर लगाया जाने वाला तीर्थ कर 1563 तथा जिज्य कर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया, जिससे हिंदू प्रजा पर विश्वास और संतोष की भावना उत्पन्न हुई। अकबर ने योग्यता के आधार पर हिंदुओं को भी उच्च प्रशासनिक पद प्रदान किया। राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, बीरबल, भगवान दास जैसे अनेक राजपूत सरदारों को महत्वपूर्ण पद दिए गए। उसने राजपूत राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का बल मिला। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी और अन्य धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित कर धार्मिक विषय पर चर्चा कराई जाती थी। इन चर्चाओं ने अकबर ने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य मानव कल्याण, सत्य, प्रेम, नैतिकता है। इसी विचार से प्रेरित होकर उसने 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक धार्मिक सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसका उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना नहीं, बल्कि सभी धर्मों के श्रेष्ठ शिक्षाओं का समन्वय करना था। इसमें सत्य, ईमानदारी, दया, सगुणता, मानव सेवा और नैतिक जीवन को विशेष बल दिया। अकबर की धार्मिक नीति को सुलह कुल सर्वधर्म समभाव की नीति भी कहा जाता था। उसने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया, सभी धर्मों के अनुयायी को सम्मान दिया। उसके शासनकाल में संस्कृत के अनेक ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण, उपनिषदों फारसी भाषा में अनुवाद कराया। इससे विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच विचारों का आदान प्रदान बढ़ा। उसने मंदिरों का निर्माण कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, धार्मिक संतुलन का बढ़ावा दिया। हालांकि अकबर की धार्मिक नीति और कुछ आलोचनाएं भी हुई। कट्टर मुस्लिमों, उलमाओं ने दीन इलाही का विरोध किया,
इसे इस्लाम के विरोध बताया। दीन इलाही को बहुत कम लोगों ने स्वीकार किया, इसलिए वे व्यापक रूप से सफल नहीं हो सका। फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व अत्यंत अधिक है, क्योंकि इसने धार्मिक सगुणता और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत किया। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्रिज को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो चला के लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस ब्रिज को ज्वाइन जरूर करें। और इनसे पहले हमने एक क्लास और ले चुके हैं, यह भारत के इतिहास की दूसरी क्लास है, वो भी क्लास देख लेना, और पिछले साल वाली भी देख लेना, इनसे बाहर जाने की संभावना नहीं होगी। क्वेश्चन है, मुगलकालीन समाज व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। तो उत्तर है, मुगलकालीन समाज व्यवस्था भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस काल में भारतीय समाज विविध जातीय धर्म और संस्कृति का संगम था। मुगल शासन के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, कला, परंपराओं को प्रभावित किया, जिससे गंगा जमुनी संस्कृति का विकास हुआ। समाज मुख्यतः उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग में विभाजित किया जाता था। सम्राट समाज का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जिसके बाद अमीर, मनसबदार, जंगीरदार और उच्च अधिकारी आते हैं। उनके पास अपार धन, भूमि और विशेष अधिकार होते हैं। मध्य वर्ग के व्यापारी, साहूकार, कारीगर, शिक्षक, वैद्य, छोटे अधिकारी शामिल होते थे। व्यापार और उद्योग के विकास के कारण इस वर्ग में आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। निम्न वर्ग के विकास मजदूर, दस्तकार, सामान्य श्रमिक आते थे। कृषि समाज की आर्थिक रीढ़ थी। अधिकांश लोग खेती पर निर्भर थे। किसान भूमि पर खेती करने थे। राज्यों को भूमि कर देते थे। अनेक बार अधिक करों, प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को कठिनाई का सामना भी करना पड़ता था। मुगल काल में महिलाओं की स्थिति सामाजिक वर्ग के अनुसार अलग अलग थी। सही और उच्च की महिला का शिक्षा, संपत्ति, राजनीतिक प्रभाव प्राप्त था। नूरजहां बेगम और जुबुन्निसा जैसी महिलाओं की राजनीतिक, साहित्य, समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरी ओर सामान्य वर्ग की महिला का पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सीमित शिक्षा जैसे सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। फिर भी वे परिवार और समाज की महत्वपूर्ण आधारशिला थी। मुगल काल में शिक्षा का विकास हुआ। मुस्लिमों के लिए मकतब और मदरसे, हिंदुओं के लिए गुरुकुल, पाठशालाएं शिक्षा केंद्र थे। फारसी भाषा भी थी, जबकि संस्कृति, हिंदी, उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। साहित्य, संगीत, चित्रकला और स्थापत्य कला ने इस काल में नई ऊंचाइयां प्राप्त की। तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ और अब्दुल फजल जैसे विद्वान इसी काल की देन है। धार्मिक दृष्टि से समाज हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, अन्य धर्मों के लोग रहते थे। अकबर जैसे शासकों ने धार्मिक सगुणता को बढ़ावा दिया, जबकि कुछ शासकों के समय धार्मिक तनाव भी देखने को मिले। इसके बावजूद अधिकांश लोग आपसी सहयोग और संस्कृति मेल जोल के साथ जीवन व्यतीत करते थे। व्यापार, हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग, विदेशी व्यापार के कारण नगरों का विकास हुआ। आर्थिक गतिविधि बढ़ी। निष्कर्ष है, मुगल कालीन समाज व्यवस्था विविधता, संस्कृति, समन्वय, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक थे। इस काल में कला, साहित्य, संगीत, शिक्षा, स्थापत्य का उल्लेखनीय विकास हुआ। यद्यपि समाज में कुछ सामाजिक असमानताएं और कुरीतियां भी थी, फिर भी मुगल काल भारतीय संस्कृति विकास हुआ और सामाजिक समन्वय के अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्रिज को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी बालाजी क्लासेस ब्रिज को ज्वाइन कर लें। वीडियो चला कर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और यह था भारत का इतिहास 1200 से 1740 HI 03 की क्लास थी।
यह सेकंड क्लास है, इनसे पहले एक क्लास और हो चुकी है, और पिछले साल वाली भी देख लेना। इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। लगभग 80 से 90% इसमें से मिल जाएंगे क्लासों में से। और 70 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर का असाइनमेंट होते हैं, 100 नंबर के होते हैं टोटल। और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आएगा।